नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी और मोदी जी के चहेतों के दिन अच्छे नहीं दिख रहे। रोज एक नया घपला देश के सामने आ रहा है और रोज मोदी जी का सिस्टम बेनकाब होता चला जा रहा है। अब 4 दिन पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी धांधली को लेकर वोटर लिस्ट का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने मशीनों के खेल को रंगे हाथ पकड़ लिया। जी हां, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर मशीनों का खेल रंगे हाथ पकड़ लिया है पहली बार। अब जस्टिस सूर्यकांत ने तो कमाल ही कर दिया। हरियाणा के हैं और उनके सामने हरियाणा का एक मामला आया और ये जो मामला था ये पानीपत के पंचायत चुनाव का था, जहां हारे हुए उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि साहब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे शक है कि मशीनों में घपला हुआ है और मुझे सरकारी अफसरों ने हरवा दिया है। अब जस्टिस साहब जज ठहरे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फरमान जारी किया कि इलेक्शन ऑफिसर सारी मशीनों को लेकर, हर बूथ की मशीनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि सारे पक्षों को सामने बैठाकर वीडियोग्राफी कराइए और मशीनों की दोबारा काउंटिंग करिए। यानी ये जो मशीन है इनकी दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबके सामने होगी। ऐतिहासिक फैसला था। अब साहब जस्टिस कह रहे हैं तो अमल तो होना ही था। तो साहब सारी मशीनों की काउंटिंग फिर से की गई, दोनों उम्मीदवारों को बैठाया गया और चौंकाने वाला जो नतीजा था उसने हिला कर रख दिया सारे सिस्टम को। जब दोबारा काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई तो जो हारे हुए उम्मीदवार थे, जी हाँ ये साहब मोहित कुमार, ये जो हारे हुए थे ये जीत गए, इनको वोट ज्यादा मिले, और जो जीते हुए थे ये हार गए, कुलदीप साहब। यानी कहीं ना कहीं अफसरों ने, ऐसा शक है, अफसरों ने मिली भगत करके मशीनों का घपला किया, जीते वाले को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है या कल्पना से जो परे बात है वो ये है कि यही मशीनें थीं जो पंचायत चुनाव में इस्तेमाल हो रही थी, वही वोटर थे, वही बूथ थे, वही अफसर थे, वही पुलिस थी, वही व्यवस्था थी। लेकिन जब हरियाणा में उसी व्यवस्था ने, उन्हीं सरकारी अफसरों ने गिनती की तो मोहित साहब हार जाते हैं, उनको हरा दिया जाता है। और जब वही गिनती उन्हीं मशीनों पे, उसी व्यवस्था के सामने सुप्रीम कोर्ट में होती है जज साहब की निगरानी में, तो मोहित कुमार जीत जाते हैं। बिग क्वेश्चन इज कि क्या अगर हरियाणा के पंचायत चुनाव में घपला हुआ, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा में जहां घपलों के, मशीनों के, बैटरी के तमाम आरोप लगे, ऊपर से नीचे तक, राहुल गांधी से लेकर उम्मीदवारों तक जो कांग्रेस के थे, क्या फिर उन आरोपों में भी दम है? क्या विधानसभा में जो सरकार बनी अप्रत्याशित तरीके से, क्या उसमें भी खेल हुआ? और सवाल ये भी है कि अगर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपला हुआ, मशीनों में घपला हुआ, रंगे हाथ घपले सब पकड़े जा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र विधानसभा में, जहां चांसेस महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के जीतने की थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के जीतने के चांसेस थे, क्या वहां पर भी खेल हुआ? और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोप बार बार लगाए गए कि बेईमानी महाराष्ट्र में हुई है, बेईमानी हरियाणा में हुई, बेईमानी और राज्य में हुई। खासकर राहुल गांधी जो एविडेंस दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें वाकई दम है, सच्चाई है? महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। अब दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी और उनके जो चहेते नेता हों, अफसर हों, जो भी हों, उनके दिन अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई घपला सामने आ रहा है चुनावी धांधली को लेकर। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के बनारस में भी खेल हुआ है। मोदी जी पहले ट्रेल कर रहे थे,
2024 में जब लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी जून के महीने में। लेकिन बाद में अचानक प्रधानमंत्री ने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस के अजय राय हार। इस तरह की बातें अब सरेआम होने लगी और आज इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आयोग की चूड़ी कसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 65 लाख वोटर हैं जिनके नाम आपने काट दिए, कृपया करके उनकी लिस्ट, वो जो लिस्ट है जिसमें नाम कटे, वो लिस्ट सार्वजनिक करिए। वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, वहां पर लिस्ट लगाइए, क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि किस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी कीमत पर अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक है, 18 साल के ऊपर है, उसके मताधिकार को छीना नहीं जा सकता। अब ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट मोदी जी के सिस्टम को, डबल इंजन की सरकारों को सीधे हिट करता है। उधर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप आयोग पर लग रहे हैं, इल्जाम आयोग पर लग रहे हैं, लेकिन परेशानी बीजेपी की हो रही है। और बीजेपी के सांसद हों, मंत्री हों, सब के सब आयोग के बचाव में आ गए, जैसे आयोग की वकालत कर रहे हों, आयोग की पैरवी कर रहे हों बीजेपी वाले। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। अगर किसी राज्य में ये जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, अगर कहीं हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है। इसलिए उनको किसी संस्था पर आरोप लगाने से अच्छा इनको खुद को अपनी पार्टी में मंथन करना चाहिए। दोस्तों, सवाल ये भी है कि ज़्यादातर ये जो चुनावी धांधली है ये डबल इंजन की सरकारों में क्यों हो रही है? मतलब जहां पर राज्य सरकारें भी बीजेपी की हैं, वहीं पर इस तरह के खुलासे सामने क्यों आ रहे हैं? मिसाल के तौर पर हरियाणा, जहां डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पर आपने पंचायत चुनाव की हकीकत देखी कि मशीनों में किस तरह से खेल किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। इससे पहले चंडीगढ़ के मेयर का जब इलेक्शन था, वहाँ भी बीजेपी की जो बेईमानी थी सरेआम कैमरे पर पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उस डिसीजन को बदला। जैसे पंचायत चुनाव में मशीनों के खेल का डिसीजन बदला, चंडीगढ़ के मेयर का भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा, क्योंकि बेईमानी, चीटिंग सरेआम हो रही थी, कैमरा कैद कर रहा था उसको। सवाल इस बात का है कि क्या जो अफसर हैं जो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, ऊपर के इशारे पर खेल कर रहे हैं? अफसर और नेता का कोई नेक्सस है, साठगांठ है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे खेल में ये जो बेईमानी चल रही है, जिसके रोज़ खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले, देश के लोकतंत्र पे जहाँ रोज़ प्रहार हो रहा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर, क्या इस पूरे खेल में मिस्टर मोदी का सिस्टम शामिल है या नहीं शामिल है? दोस्तों, सवाल तो मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस मिल रहा है तो इस सवाल में दम है कि क्या डबल इंजन की सरकारें इस खेल में शामिल हैं, मोदी जी का जो सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। आज मैंने इसीलिए इस देश के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट विनोद शर्मा जी को बुलाया है, न्योता दिया है। सीनियर आदमी हैं, उनकी बातों को सुनिए। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन बातों में गहराई है। गौर से सुनिएगा विनोद शर्मा जी को। और मैंने हेमंत अत्री साहब को बुलाया है। हेमंत अत्री वो पत्रकार हैं जो राजनीति भी देख रहे थे और तकरीबन 20-22 वर्षों से इलेक्शन कमीशन को भी कवर कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की रग रग से वाकिफ़ हैं। तो ज़रा अत्री साहब को भी सुनिए और विनोद जी को भी सुनिए और खुद आकलन करिए कि इस देश में चुनाव धांधली के नाम पर क्या क्या हो रहा है और ये जो एविडेंस आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि देश क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में? अत्री साहब, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के सामने ये जो बेईमानी कह लीजिए या चीटिंग कह लीजिए, धोखाधड़ी है, वो पकड़ी है हरियाणा सरकार के अफसरों की, जिन्होंने हारे हुए आदमी को जिता दिया। कांग्रेस कह रही है कि साहब पहली बार मशीनों का खेल किसी लोअर कोर्ट ने नहीं पकड़ा है, किसी प्राइवेट पार्टी ने नहीं पकड़ा है, इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पकड़ रहा है। क्या अब कांग्रेस कह रही है कि साहब बेईमानी तो हमारे साथ भी हुई है उसी हरियाणा में उन्हीं मशीनों से? तो ये जो विपक्ष अब जो एक नया सुर मुझे सुनने को मिल रहा है, इसमें अब कितना दम है? कांग्रेस जो कह रही है कि साहब हमारे साथ बेईमानी हुई है और इन्हीं मशीनों से हमारे साथ बेईमानी हुई है और इन्हीं अफसरों ने की है।
इसमें कहां शक मान रहे हैं आप सोच करके देखिए एक बार। काउंटिंग के टेबल के ऊपर जो उस बूथ का रिटर्निंग अफसर था, जो जो उसको हेड कर रहा था, जी उसके लिए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने? आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने न्याय दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने ये किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का कहीं कोई जिक्र है क्या? सेम इज द केस जिस तरीके से वर्बल डायरिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया था मसीह के केस में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फैसला बदल दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक नया प्रेसिडेंट क्यों नहीं सेट किया, मसीही को क्यों नहीं टांगा, ताकि कोई काउंटिंग अफसर है वो जो दोबारा जहमत ना कर सके, हिमाकत ना कर सके। और इस केस के अंदर भी उसको तो न्याय मिल गया, लेकिन जिन्होंने ये खेल किया था, क्या उसको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी कि पूरे देश के अंदर वो नजीर बने और कोई हिम्मत ना कर पाई ये सब करने की? डेमोक्रेसी की लूट है ये, डकैती है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? ठीक है, न्याय मिल गया एक पक्ष, लेकिन जो लोग इस पूरे खेल में थे, रिटर्निंग अफसर जो टेबल पे था, उसके बाद जो सॉरी काउंटिंग अफसर, उसके बाद रिटर्निंग अफसर, और उसके बाद डीएम, और स्टेट इलेक्शन कमीशन तक ये बक जाती है। दिस हैज कॉज सच ए बैड नेम फॉर द स्टेट। आप सोच सकते हैं एक सरपंच के मामले में जब ये हो सकता है, एक मेयर के मामले में जब ये हो सकता है, तो आपको क्या लगता है विधानसभा और लोकसभा बख्श देंगे क्या किसी को? और कौन जी जिम्मेदार है उसके लिए? और ज्ञानेश जी कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं कि मैंने नया चुनाव आयोग बना दिया है। तो ये नया चुनाव आ गया आपका। सुप्रीम क्या कोर्ट क्या का मशीनों को बुलाना और अपने सामने काउंटिंग कराना, उसकी वीडियोग्राफी कराना। और एक चीज और समझ लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या खेल किया गणेश कुमार गुप्ता के? हम 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, और ये काउंटिंग 3.5 साल बाद रिकाउंटिंग हो रही है। तो अगर वो जी खत्म कर दी गई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस केस में? सोचना पड़ेगा जी आपको। तो जी चुनाव आयोग जा किस तरफ रहा है? कहता है ट्रांसपेरेंसी है, और करता क्या है, ये सोचना मैं पड़ेगा। आऊंगा मैं आऊंगा इस खेल पर आऊंगा आपके पास। जरा मैं विनोद जी के पास जा रहा हूँ, एक जरा मैं पॉलिटिकल एक व्यू ले लूं विनोद जी से। मेरा सवाल सर ये है, क्योंकि आपने तो एक उम्र गुजार दी इलेक्शन कवर करते करते, जिस तरह से ये जो मशीनें हैं, मशीनों की जब चेकिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट करता है, वीडियोग्राफी कराता है, सारी अदालत बैठती है, तब मशीनें जो है सच बोलती हैं और हारा हुआ आदमी जीत जाता है, जीता हुआ आदमी हार जाता है। क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन सिस्टम है हमारा, जिसमें डीएम हो, रिटर्निंग ऑफिसर या सरकारी अधिकारी हो, क्या ये सब लोग कहीं ना कहीं बेईमानी में शामिल हैं? और ये जो मशीनों की जो पोल खोली है सुप्रीम कोर्ट ने, ये साबित कर रहा है कि देश का इलेक्शन सिस्टम इस वक्त चीटिंग 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 के अलावा कुछ नहीं है। हमारी पूरी सिविल सर्विसेज, हमारी पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका राजनीतिकरण हो गया है। ओके और वो उतनी ईमानदार है जितना कि कोई राजनेता। ओके ये बात हम क्लियर कर लें अपने दिमाग में। मतलब नेता बेईमान जितना है उतना ही अफसर बेईमान है। कि आपने हाल ही के दिनों में अभी खेमका ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। जी हाँ, जो आईएएस ईमानदार अफसर तबादला होता था, उसने कहा भाई ठीक है, जो आप सर्विस में परमानेंट है, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात पे है कि आपका तबादला हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन पे हैं और किसी अहम ओहदे पे लगे हुए हैं, तो आपको ये डर होगा कि आपकी नौकरी चली जाएगी। आप फर्क समझ रहे हैं? जी, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स का, एडहॉक अपॉइंटमेंट्स का फर्क समझ रहे हैं आप? ये जो सिस्टम है, इसको सबॉन किया हुआ है, इसको अंडरमाइन किया हुआ है पॉलिटिकल क्लास ने। एक चीज क्या आपको ऐसा लगता है कि मशीनें मुफ्त में बदनाम हो रही हैं? सारा का सारा किया धरा उन लोगों का है जो मशीनों को इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो गड़बड़ है या मशीन गड़बड़ है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये इसके दो पक्ष हैं दीपक। देखिए, जिसमें बाबा आस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक समय पे प्रकट की, जो कि एक भारी बहुत मित्र होता था डोनाल्ड ट्रंप का, और जिसने एक बड़ी सुंदर इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज अनरिलायबल। एलोन मस्क ने बोला है, और उससे ज्यादा तो नहीं जानते ये लोग। उसने कहा है कि एलन मस्क ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज अनरिलायबल, और अमेरिका में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। हाँ, मशीनें नहीं है, इस्तेमाल फिजिकल बैलेटिंग होती है। आप देख लें कि देश की दुनिया की किस एडवांस्ड कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। आप मुझे बता दो, उनके नाम ला के देख लो, क्या वो आपके लिए रोल मॉडल हैं? विनोद शर्मा बड़े वरिष्ठ पत्रकार, और ये कह रहे हैं कि भाई जो इस मशीनों को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दरअसल गड़बड़ वहीं पर है। और
एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा जो अफसर इलेक्शन करवाते हैं उनमें और जो सत्ता में बैठे नेता हैं कोई फर्क नहीं है, अगर नेता बेईमान है तो अफसर भी बेईमान है, ये इनका कहना है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी एक बात कही, उन्होंने कहा मशीनें जहां तक दुनिया के बड़े मुल्क हैं जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पर मशीनें इस्तेमाल नहीं होती हैं। अमेरिका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एलॉन मस्क की बात करी कि एलॉन मस्क का भी कहना है कि मशीनें जो हैं वो भरोसेमंद नहीं है, कहीं ना कहीं क्रेडिबल नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। मैं आऊंगा विनोद शर्मा जी के पास आऊंगा, लेकिन जरा मैं हेमंत जी के पास जा रहा हूँ। हेमंत जी, आप हरियाणा के हैं और हरियाणा के किंग हैं आप पत्रकारिता के। मैं किसी भी हरियाणा के वासी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना आपको बुरा लगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा खेल हरियाणा में ही क्यों हो रहा है। हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है वहां हम देखते हैं मेयर के चुनाव में कैमरे पर धांधली पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी पकड़ी। अब पंचायत का चुनाव है, वहां भी बेईमानी हो रही है, अफसरशाही पर्दे डाल रही है, हाईकोर्ट चुप है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर रंगे हाथ पकड़ लिया। तो सारा खेल हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? और अगर हरियाणा में ही सारा खेल हो रहा है तो क्या विधानसभा में भी खेल हुआ था जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में हम जीत रहे थे, सारे सर्वे बता रहे थे हम जीत रहे थे, तो क्या हरियाणा में मशीनों का खेल हुआ, वोटर लिस्ट का खेल हुआ? दीपक जी, सारा डायग्नोज और ट्रीटमेंट विनोद शर्मा जी ने बहुत खुल के बता दिया है। इसमें केवल 2 लाइन की चीज जोड़नी पड़ेगी आपको। हरियाणा को इस तरीके से मत देखिए प्लीज, मेरी आपसे आग्रह है। नहीं, मैं हरियाणा के अगेंस्ट बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सारा खेल हरियाणा में ही क्यों सामने आ रहा है? नहीं, उसका कारण है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या वहां का जो सिस्टम है, नॉट पीपल ऑफ हरियाणा, अरे भाई हरियाणा के लोग तो सबसे जिंदा दिल होते हैं जी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं हरियाणा के। तो बात हरियाणा के लोगों की नहीं है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूं सर। डबल नहीं, यहाँ तो ट्रिपल से भी चौथा इंजन। चलिए ट्रिपल की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल इंजन तो 4 इंजन हो गए यहाँ पे। सवाल दूसरा मैं पूछ रहा हूँ यही क्यों हो रहा है? हाँ, बेसिकली क्या है, आपने दोनों मॉडल देख लिए। जो पानीपत के बुआना लाखू में देखा वो मशीन का मॉडल है, और जो आपने चंडीगढ़ में देखा वो बैलेट पेपर का मॉडल है। तो विनोद जी ने कितनी गजब की बात कही है कि चाहे मशीन हो चाहे वो मैनुअल हो, जो आपका बैलेट पेपर हो, इट इज द मैन हु मेक्स इट इंपॉर्टेंट। जब वो कैमरे पर बैठ करके सबके सामने ब्रॉड डे लाइट में वैलिड वोट को कैंसिल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, तो कोई क्या कर लेगा, हरियाणा क्या कर लेगा और कोई और क्या कर लेगा? चंडीगढ़ बेसिकली इज ए यूनियन टेरिटरी। क्या हरियाणा का जो अफसर है और नेता है, जो विनोद जी ने कहा नेता और अफसर की साठगांठ है और तभी घपला हो रहा है खुलेआम? 100 नहीं 1000% दे आर हैंड इन ग्लव, जस्ट नो कंफ्यूजन अबाउट इट। मेरा आपसे मूल सवाल यह है कि आपने यहां वोटिंग मशीन देख ली पानीपत में, और चंडीगढ़ में आपने बैलेट पेपर देख लिया, अब क्या करेंगे आप? सवाल ये है कि जो व्यक्ति 3 साल से हारा हुआ था वो तो सरपंच था, उसके फैसलों का क्या होगा बताइए आप मुझे। और जो बेचारा जीता हुआ था, जिसके लाखों रुपए लग गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसका कार्यकाल ही 2.25 साल का बच गया, उसका क्या करेंगे आप? जिसका इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका क्या हुआ? केवल 5 बूथों की काउंटिंग, और उसमें भी 1 बूथ की रिकाउंटिंग मांग रहा है वो, और 51 वोटों से वो चुनाव जीत जाता है। हेड शुड रोल और नॉट, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जस्टिस सूर्यकांत बैठे भाई, ही इज द वुड बी सीजीआई। उससे पहले चंद्रचूड़ बैठे थे, पूरे राष्ट्र का नाम ऐसा संदेश दिया उन्होंने, किया क्या? दिस वर्बल डायरिया विल नॉट वर्क। ठीक है, दिस वर्बल, आप प्रीच करने के लिए नहीं बैठे। आप सुनिए दीपक जी, एक सेंटेंस महत्वपूर्ण है इसमें। जुडिशरी के अंदर एक शब्द होता है न्याय देना, और एक शब्द होता है फैसला देना। न्याय बंद हो गया है, फैसले आ रहे हैं। वरना इस मामले में न्याय कब होता? जिसने ये किया उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके पुट हिम बिहाइंड द बार स्ट्रेट अवे, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि ये गलती दोबारा की तो टक जाओगे। 100 लोग जो करने जा रहे हैं वो बच जाएंगे इस बीमारी से। हरियाणा का दोष नहीं है, ये सारे सिस्टम का दोष है। जी, हेमंत जी कह रहे हैं, हेमंत जी कई बरसों से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया लेकिन जस्टिस, न्याय नहीं दिया, इंसाफ नहीं किया। इंसाफ करना चाहिए था। इंसाफ का मतलब है जो लोग दोषी हैं, जिन अफसरों ने मशीनों का दुरुपयोग किया और लोगों की सामने आंखों में धूल झोंकी और हारे हुए को जिता दिया, गलत काउंटिंग करी, उनको सजा देनी चाहिए। जैसे मसीह को सजा देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट सजा देने में हिचकिचा रहा है। सिर्फ फैसले से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैसेज नहीं जा रहा है। मैं जरा विनोद जी के पास आ रहा हूँ। विनोद जी भाई, अगर आप शरद पवार को देखें, शरद पवार ने कहा कि मशीनों में खेल हो रहा है, बैटरी में खेल हो रहा है,
हमारे साथ महाराष्ट्र में खेल हो गया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं, शिवसेना के नेता, कि साहब ये मशीनें जो हैं इनके जरिए अमित शाह ने जो है सरकार बना ली, और वो भी सीना चौड़ा करके बना ली सरकार। राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई अब इन मशीनों का क्या करें? ये जो मुन्नी बदनाम हुई, मशीन बदनाम हुई, इसका क्या करें विनोद जी? अब आप बताइए ना भाई, आप देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट से बताइए, रास्ता दिखाइए इस देश को, क्या करें अब? मुन्नी बदनाम तो नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा खेल अभी पलट गया है, ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, एग्जैक्टली, ये मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट है। दिस इज, आपने 65 लाख में, हमारे इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोटर निकाल दिया बिहार में जी। ऐड कितना किया बता ही नहीं रहा। It cannot, revision of intensive revision of electoral rolls cannot be a process of elimination alone. जी। It has to be inclusion plus elimination of suspect voters, inclusion of voters जो कि परिधि से बाहर है, सिस्टम के बाहर है अभी। ये तो नहीं हुआ। और जी। अब जब डेटा आ जाएगा, अब जब उनको बोल दिया गया है अपनी वेबसाइट पे लिखो 65 लोग, इंगित करो ये कौन है, इनको क्यों निकाला गया, किस कारण से निकाला गया, इनकी जो पूरी सीवी है, इनका पूरा बायोडाटा शाया करो अपने वेबसाइट पे। उसके बाद जिन लोगों को 6 महीने लगे थे महादेवपुरा का घपला निकालने में, उनको 6 मिनट लगेंगे और घपले निकालने में। जी बिहार के विनोद जी, जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा गंभीर मसला भी है। राहुल गांधी नेता विपक्ष, उन्होंने वोटर लिस्ट का रंगे हाथ खेल पकड़ लिया और पूरे देश में तहलका मच गया, संसद चल नहीं पा रही, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, एक एक आदमी 4-4 वोट दे रहा है, ये सब कुछ उन्होंने सबूत के साथ रख दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के साथ मशीनों को जो है बता दिया कि सब बेईमानी हुई है, मशीनें भी पकड़ी गई, वोटर लिस्ट भी पकड़ी गई, यानी पूरी जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया उस पर सवाल लग गया, और वो भी सबूत एविडेंस के साथ। अब होना क्या चाहिए? अगर इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिट हो रहा है, उसकी साख धूल में मिल रही है, तो क्या अगला चुनाव सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बदले, कोई नया कानून आए, कुछ फेरबदल हो कि साहब इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष 4 लोग बैठ के चुने। इस संस्था को निष्पक्ष कैसे करें? देश में चुनाव निष्पक्ष कैसे हो विनोद जी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मशीन भी खारिज, वोटर लिस्ट भी खारिज। दीपक, इसमें हर संस्था बदनाम हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बदनाम हुआ, इसमें इलेक्शन कमीशन बदनाम हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जहां पर न्याय मिलता है, जहां पर न्याय की गुहार लगाई जाती है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका जो इंगित है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सब पे आज के दिन प्रश्न चिन्ह है। और आज के दिन बहुत बड़ा सिस्टमिक क्राइसिस है भारत के सामने। उस सिस्टमिक क्राइसिस को सही तरीके से दिखा नहीं रहा है, उस पे फोकस नहीं कर रहा है हमारा सोल्ड आउट मीडिया। जी आप देखिए दीपक जी, ये जो अभी इन्होंने जजमेंट दिया कि इन सबको छाप दो, लिस्ट को दे दो और उसको भी मान लो, आधार को भी मान लो एज प्रूफ, वो 2 घंटे के बाद शुरू हुआ टीवी पे आना। जी नहीं, सही कह रहे हैं। इवन ये जो मशीनें पकड़ी गई, मशीनों का घपला पकड़ा गया, वो भी एक अंग्रेजी, चंडीगढ़ के अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून ने उस मसले को उठाया, वरना किसी ने झांक की तरफ नहीं देखा। मैं आ रहा हूँ विनोद जी, आपके पास आ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन हेमंत जी, और फिर लास्ट कमेंट लूंगा। भाई अगर वोटर लिस्ट पर इल्जाम लग गई, तोहमतें लग गई, राहुल गांधी ने तो लिखा पढ़ी में सब दिखा दिया कि कैसे फर्जी वोटिंग हो रही है, फर्जी ID कार्ड बन रहे हैं, सब उन्होंने सारे सबूत दिए, पूरा आप कह सकते हैं सबूतों के बंडल खोल दिए देश के आगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को पकड़ लिया, बेईमानी पकड़ ली। आपको क्या लगता है कि आप भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन हो, अब सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखे कि इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या होना चाहिए? बिफोर यू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन, एक बात और समझ लीजिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में भी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन हमारे देश में पार्लियामेंट है, जहां पर कानून बनता है।
तो इसलिए जो भी इसमें पेशरफ्त होगी, जो भी आप सुझाव दे रहे हैं, हमको वी हैव टू बेयर दैट इन माइंड कि हम ठीक, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में कि वो कैसे पैदा होगा, उसकी नींव कैसे रखी जाएगी, वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जी सही कह रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च पंचायत है इस देश की, लेकिन संसद के झगड़े को लेकर ही मशीनें बदनाम हो रही हैं, वहीं पर सत्ता को लेकर ही सब सारा खेल वही है, संसद ही उसकी जड़ में संसद है। ये बताइए, आखिरी सवाल अत्री साहब, करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां? दीपक जी, इस देश के चुनाव का जो मूल आधार है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। और बहुत छोटी बात के साथ एक उदाहरण दूंगा आपको। राहुल गांधी को एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए सब कुछ मैनुअल फीडिंग करानी पड़ती है, 6 महीने लगते हैं। और उसके 7 दिन के बाद अनुराग ठाकुर जी, देश के गद्दारों वाले जो आपके फेमस पूर्व मंत्री हैं, वो आते हैं और 6 दिन के अंदर देश के टॉप मोस्ट लीडर्स अपोजिशन है, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का फॉरेंसिक एनालिसिस ले आते हैं 6 दिन के अंदर। वो क्यों ले आते हैं? क्योंकि उनके पास डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है। ये वोटर लिस्ट अगर बीजेपी के पास हो सकती है तो अपोजिशन के पास क्यों नहीं है? जो चुनाव आयोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट भी नहीं दे सकता, उससे आप ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं, तो हम सारे ना समझ हैं। यहां से शुरुआत होगी। आप अत्री साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उनका भाई व्यवस्था ही ऐसी है, क्या किया जाए। एक आखिरी सवाल, जरा बुलेट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि विनोद जी इसका जरूर जवाब देंगे। बुलेट क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई हमने मशीनों का रंग उड़ते हुए देख लिया, रंगे हाथ पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने विनोद जी वोटर लिस्ट का भी खेल देख लिया, बिहार में देख ही रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी खोल दिया, खुला खेल, कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब ये बताइए कि ये जो 25 सीटों वाली बात है कि 25 सीटें जहां पर लोकसभा में बीजेपी 35,000 के कम अंतर से जीती है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसका डाटा हमको डाटा दो, मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूं कि इन 25 सीटों में बेईमानी कराकर मोदी जी कुर्सी पर प्रधानमंत्री के बैठे हुए। इस बात में कितना दम है? इस बात में कितना दम लगता है आपको? पता नहीं दम है कि नहीं, लेकिन इस बात को वजन मिल गया है। अभी जो रहस्य उद्घाटन हुए हैं उसके चलते इस आरोप को वजन मिल गया है। और प्रधानमंत्री का अपना रुआब, अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ गई है। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस वाले, और वो कह रहे थे इसी संदर्भ में, जिस संदर्भ में अत्री जी ने कहा कि उनके पास ये डेटा कैसे आ गया इतनी जल्दी, मशीन रीडेबल डेटा। और उन्होंने कहा कि हमको पता चला है कि अगर ऐसा कुछ वहां नहीं होता बनारस में, तो वहां के जो परिणाम है अलग होते जी। मतलब तात्पर्य यह कहने का कि द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव लॉस्ट हिज सीट, बनारस सीट। अब देखिए, ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी पर, हमारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है जी। सबसे पहले तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को, इस क्रेडिबिलिटी को जी कैसे आप रिपेयर करेंगे, ये बताइए हमको। उसके बाद अगली बात करेंगे कि इस सब में कौन क्रेडिबल बना है। कोई क्रेडिबल बचा है बंदा, कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बचा है जो करवा दे सब कुछ? जी। विनोद शर्मा, 50-55 साल का तजुर्बा पत्रकारिता का, आज हिंदुस्तान के सबसे नामी गिरामी नामचीन पत्रकारों में गिनती होती, जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है। इनका ये कहना है कि भाई सारा सिस्टम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, सारा सिस्टम उसकी साख पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान, कटघरे में खड़ा है सिस्टम, कुछ करना होगा। अत्री साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा ही समय हम बोल दीजिए जो भी आप। दीपक जी, मैं तो बहुत ब्रीफ में एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले में 7वां दिन आज कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं आया था, वाराणसी का जिक्र नहीं आया था। जो कल अनुराग ठाकुर ने किया, गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। अभी तक संसद में क्या हो रहा था, सड़क पे क्या हो रहा था कि वोट चोर नंबर 1, संसद में डिस्कशन नहीं हो रहा नंबर 2, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी उनके गेट पे ला करके खड़ा कर दिया उनके बड़बोलेपन ने। जब 6 विपक्ष के नेताओं को आप ले आए तो प्रधानमंत्री की पूरी कंस्टिट्यूएंसी थी, उसको विवादों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, विच इज अ फैक्ट। अदरवाइज पहले 4 राउंड में अगर आप याद करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री पीछे थे। और जब विपक्ष के नेताओं का जब मशीन रीडेबल फॉर्मेट मिल सकता है वोटर लिस्ट का, तो व्हाई नॉट वाराणसी, ये दिया जाना चाहिए। अत्री साहब कह रहे हैं कि साहब अगर सिस्टम, पूरा सिस्टम में ही गड़बड़ी है
और सबूत रोज नए चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी सबूत दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट सबूत दे रहा है। मशीनें जो हैं उनकी साख धूल में मिट गई, इधर वोटर लिस्ट की और पूरी व्यवस्था की साख मिट रही है। तो अत्री साहब कह रहे हैं कि उन्हें अब शक होता है कि प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से शुरुआती दौर में पीछे क्यों चल रहे थे अजय राय जो कांग्रेस के, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और विनोद साहब ने का तजुर्बा बोला कि भाई ये जो 25 सीट जहां गड़बड़ी हुई है जिसकी बदौलत मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, भले ही उनके पास सबूत ना हो, ना उनके पास ना राहुल गांधी के पास, लेकिन सवाल में वजन है, सवाल में वजन है, ये बोलते हैं विनोद जी। तो बहरहाल मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, बिहार किन परिस्थितियों में वहां पर चुनाव होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। विनोद जी आप आए, शॉर्ट नोटिस पर आए, समय दिया, खुलकर बात आपने करी, खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में। और अत्री साहब आप तो वैसे ही किसी से डरते नहीं है, चाहे कोई हो, आपने भी बहुत बेखौफ बातचीत करी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।